बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपके सामने आ चुके हैं और आज का क्लास शुरू भी कर चुके हैं। तो बस अब आप लोग एकदम अच्छे तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए ताकि आज हम जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाएं वो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, एक एक चीज को अच्छे तरीके से दिमाग में घुसाएं, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। प्यारे बच्चों, कल हम आप लोगों को औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ाए थे। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ था। बताओ बाबू, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये आप लोग फटाफट से बताइए। बताओ बाबू, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये आप लोग ना जल्दी जल्दी से बता दीजिए। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये आप लोग फटाफट से बताइए। और सारे बच्चों का जवाब आ रहा है गुरुजी, इंग्लैंड में हुआ था। फिर उसके बाद हम आप लोगों को तालाबंदी आंदोलन पढ़ाए थे, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति का विकास इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, ये भी हम आप लोगों को बता दिए थे पिछली क्लास में। तो हम सब कुछ आप लोगों को लगभग बता दिए थे। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी में नए नए मशीनों का जो आविष्कार हुआ, वह नया नया मशीन इंग्लैंड में कौन कौन सा था। एक बात और आपको बता दें कि शुरुआत में ज्यादातर जो फैक्ट्री लग रहा था वो सूती कपड़ा उद्योग का फैक्ट्री ही लग रहा था, ठीक है ना। शुरुआत में जितना भी उद्योग शुरुआती दौर में लगा, ज्यादातर उद्योग कपड़ा उद्योग था। कौन सा उद्योग था बाबू? कपड़ा उद्योग था। तो शुरुआत में ये मत समझिएगा कि चीनी उद्योग लग गया था, ना ना ना, शुरुआत में कपड़ा फैक्ट्री लगा था, मतलब कपड़ा का फैक्ट्री लगा था। और यहां पर हम आप लोगों को कुछ मशीन के बारे में बताएंगे। बस आप लोगों को यह याद रखना है कि किस मशीन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। अगर ये याद रख लिए ना तो समझिए कि आप ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और अभी जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं यहां पर सिर्फ ये जरूरी है भाई किस मशीन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। आइए प्यारे बच्चों, आज दूसरा क्लास है। अच्छे तरीके से ना बस पढ़ने का तैयारी कर लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे नए नए यंत्रों के बारे में जिस यंत्र का आविष्कार इंग्लैंड में हो रहा था, ठीक है ना। देखिए बस आप लोग याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग में 1769 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। क्या नाम था बाबू? रिचर्ड आर्कराइट। क्योंकि इंग्लैंड के थे तो नाम भी थोड़ा सा अंग्रेजी वाला है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, किस मशीन का आविष्कार कौन व्यक्ति किए हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। किस मशीन का आविष्कार कौन व्यक्ति किए हैं ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा एक मशीन बनाया गया। ये वाला मशीन देख लीजिए जरा ध्यान से। इस मशीन का नाम है वाटर फ्रेम, या इसी को कहते हैं स्पिनिंग फ्रेम, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहां पर 2-3 लाइन जरूर याद रखना है। कौन कौन सा भाई? एक तो 1769 याद रखना है, दूसरा रिचर्ड आर्कराइट नाम याद रखना है, और इन्होंने बनाया क्या? तो वाटर फ्रेम बनाया या स्पिनिंग फ्रेम बनाया। ये 3 चीजें बस आप लोगों को याद रखनी है। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट नाम के एक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना, एक मशीन बनाया जिसका नाम था वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम। ये वाला मशीन है, समझ रहे हैं ना। इससे क्या होता था? ये मशीन का काम क्या था? धागा की कटाई करना। जैसे कपड़ा बनता है तो धागा को काटा जाता है ना, जैसे ये कपड़ा बना तो जितना धागा इसमें लगा उसमें धागा की कटाई होगा। तो इस मशीन का काम था धागा की कटाई करना। जैसे हाथ से जब धागा का कटाई होता था तो बहुत समय लगता था, लेकिन ये मशीन क्या करता था कि जल्दी 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 काटता था, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता था? उत्पादन ज्यादा होता था। तो सबसे पहला जो शुरुआत हुआ मशीन बनाने का वो 1769 ईस्वी में हुआ, रिचर्ड आर्कराइट नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, जिन्होंने वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया। हम रखते तो अच्छा नाम रखते ताकि बच्चे सबको याद करने में सुविधा हो, बढ़िया बात है। बिल्कुल अच्छा नाम रखा था तो हम लोगों को थोड़ा सहूलियत मिलता याद करने में ना। अगर बढ़िया नाम रहता, जैसे रहता 1769 ईस्वी में चिंटू नाम रहता, ठीक है ना, या 1769 ईस्वी में छोटू ने एक मशीन बनाया जिसका नाम था वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम तो ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा हार्ड नाम नहीं है, मतलब मशीनमा से ज्यादा हार्ड तो इसका नम्मा है, रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है ना। रिचर्ड आर्कराइट, भाई इसको अलग अलग हम लोग हिंदी में अगर हिज्जे करें तो रिच मतलब होता है अमीर, राइट मतलब होता है अधिकार, मतलब इसको अमीरी का अधिकार मिला हुआ था। बताओ, नाम में ऐसा रखता है रिचर्ड आर्कराइट। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट नामक एक वैज्ञानिक ने वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया। बताओ बाबू, याद रहेगा? याद रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। तो 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने क्या बनाया? वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। पहला चीज तो ये याद रखिएगा। और कौन कौन सा मशीन बना भाई? बहुत सारा मशीन बना है। अच्छा देखो बाबू, 1769 ईस्वी में ये मशीन बन गया,
फिर 1770 ईस्वी याद रखिएगा आप लोग। अब कौन सा ईस्वी याद रखना है? 1770 ईस्वी। 1770 ये वाला याद रखिएगा। तो 1770 में क्या हुआ? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स हारग्रीव्स। क्या नाम था? जेम्स हारग्रीव्स। और जेम्स हारग्रीव्स ने एक मशीन बनाया स्पिनिंग जेनी। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा। 1770 ईस्वी, 1769 ईस्वी में एक मशीन बना, आपको बता दिया कि 1769 ईस्वी में वाटर फ्रेम बना रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। ठीक है ना। 1770 ईस्वी में एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम था जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है ना, उन्होंने एक मशीन बनाया जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। तो इस प्रकार से धीरे 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 करते हुए मशीन का आविष्कार हो रहा था। ठीक है ना, मशीन का आविष्कार हो रहा था। यह मशीन भी जो है स्पिनिंग जेनी, यह भी धागों की कताई करता था। यह मशीन भी क्या करता था? धागों की कताई ही करता था। अच्छा, अब उसके बाद समझिएगा, मशीनों के आविष्कार से पहले सूती वस्त्र उद्योग मजदूरों पर आश्रित था। बिल्कुल सही बात, मजदूरों से काम होता था, जो अपने हाथों से क्या करते थे? कपड़ों को तैयार करते थे। किस चीज के माध्यम से? तो चरखा के माध्यम से। तो जब मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले मजदूर लोग अपनी हाथों से कपड़ा का निर्माण करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे मशीन का आविष्कार होने लगा। 1773 ईस्वी में, जरा याद से सुन लीजिए, 1773 ईस्वी में लंकाशायर, इंग्लैंड में एक जगह है लंकाशायर। कहिए कि लंका तो रावण वाला है सर, ना वो दूसरा लंका, उस श्रीलंका में है। ठीक है ना, लंकाशायर इंग्लैंड में है। तो बाबू 1773 ईस्वी में लंकाशायर के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जॉन के। क्या नाम है? जॉन के। हाईलाइट कर देते हैं हम 1773 ईस्वी लंकाशायर के एक वैज्ञानिक, ठीक है ना, लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन के ने एक मशीन बनाया जिसका नाम क्या था? नाम था फ्लाइंग शटल मशीन। नाम क्या था? फ्लाइंग शटल मशीन। बउआ याद रखिएगा, 1773 ईस्वी में यह है फ्लाइंग शटल मशीन। गूगल से, इंटरनेट से फोटो खोज करके लगाए हैं। ठीक है ना। तो 1773 ईस्वी में लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन के थे। ठीक है ना। तो जॉन के ने एक मशीन बनाया जिसका नाम क्या था? फ्लाइंग शटल मशीन। तो जैसे आपसे परीक्षा में सवाल कैसे आएगा? परीक्षा में सवाल आएगा कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया, तो आपको जवाब बताना है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया है जॉन के। जॉन के कहां के रहने वाले थे? तो जॉन के लंकाशायर के रहने वाले थे। आपसे परीक्षा में सवाल आएगा फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया गया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार 1773 में किया गया। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार कब किया गया? 1773 ईस्वी में किया गया। ठीक है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार कब किया गया? तो 1773 ईस्वी में किया गया। क्लियर बाबू? ये बात ना आप सब लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। क्लियर? ऊपर में बता दिए, तो अभी तक 2-3 बता दिए हैं। एक तो बता दिया है रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा 1769 में वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया गया। उसके बाद बउआ ध्यान रखिएगा, 1770 में वैज्ञानिक जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ठीक है ना। उसके बाद 1773 में लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन के ने एक मशीन बनाया जिसका नाम क्या था? फ्लाइंग शटल मशीन। क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, गलत है 1700, फ्लाइंग शटल 1733 होगा सर। ऐसा तो नहीं हो सकता है। 1 मिनट भाई रुक जाओ, अभी मैं चेक कर लेता हूं भाई। हिस्ट्री का किताब होगा ना, मैं अभी इसमें चेक कर लेता हूं, रुक जाओ थोड़ा सा। ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन अगर बाय द वे मिस्टेक अगर हुआ है तो हम तुरंत चेक कर लेते हैं बुक में। एक मिनट बाबू, 1 मिनट का बस टाइम दे दो हमें। देखिए, किताब में जैसा कि दिया गया है, ठीक है ना, किताब में हमारे पास जो किताब है, इस किताब में जो दिया गया है 1769 में वॉल्टन निवासी, अभी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ये 1769 में ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले कहाँ थे? तो ध्यान रखिएगा, रिचर्ड आर्कराइट ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे वॉल्टन के। अब किताब जब उलटी दी है तो थोड़ा और विस्तार कर देते हैं। वॉल्टन निवासी थे। ठीक है ना, वॉल्टन निवासी थे, मतलब एक जगह है जिसका नाम है वॉल्टन। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है वॉल्टन, तो वॉल्टन के रहने वाले थे। ठीक है ना, उन्होंने स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया। उसके बाद 1770 में आते हैं। ठीक है ना, तो 1770 में हम आपको बता ही दिए कि 1770 में स्टैंड हिल निवासी, जो ये
लंकासायर बोल रहे हैं ना, लंकासायर वही है, वहीं के रहने वाले कौन थे? जेम्स हारग्रीव्स, और उन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ठीक है, 1773 ईस्वी में लंकासायर के वैज्ञानिक जॉन के ने, भाई मेरे 1733 नहीं 1773 है। ठीक है ना, एक बच्चे दो बच्चे कमेंट कर रहे थे अभी कि सर 1733 होगा। कहां पे आप लोग 1733 पढ़ लेते हैं? ठीक है ना, जब आप कमेंट कर देते हैं तो हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, कहीं हो सकता है भाई हमसे मिस्टेक हो गया हो। ठीक है ना, तो बिल्कुल हम सही है। 1773 ईस्वी में लंकासायर के वैज्ञानिक है जॉन के, और उन्होंने क्या किया है? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया है, जो कपड़ों की क्या करता था? बुनाई करता था। कपड़ों की कटाई नहीं करता था, धागा की कटाई नहीं करता था, बुनाई करता था, मतलब कपड़ा बनाता था। ठीक है ना, तो ये मशीन हो गया। अब इसके बाद और भी मशीन निकला है, एक था वाष्प शक्ति उपयोग। अब सुनिएगा थोड़ा सा, शुरुआत में जितना भी मशीन सब निकल रहा था वो सब कैसे चलता था? वाष्प के द्वारा, भाप के द्वारा। समझ में आ रहा है ना? शुरुआत में जितना भी मशीन निकला था तो शुरुआत में फैक्ट्री की मशीनों को चलाने के लिए पानी का सहायता लिया जाता था। पानी का सहायता मतलब पानी को गर्म किया जाता था, पानी से वाष्प निकलता था, और पानी से वाष्प निकलता था, उसके बाद उस वाष्प के प्रेशर से मशीन चलता था। ठीक है ना, तो शुरुआत में जितना भी फैक्ट्री था वहां पर मशीन चलाने के लिए वाष्प का उपयोग किया जाता था। वाष्प से तो ट्रेन चल जाता है जी, मशीन क्या चीज है? आप लोग पहले ट्रेन के बारे में सुने होंगे कि वो वाष्प से ही चलता था। गद्दर फिल्म देखे हैं ना, सनी देओल वाला? तो गद्दर फिल्म में देखे हैं कि जो ट्रेन चलता है उसमें एक व्यक्ति क्या करता है? लगातार कोयला झोंकते रहता है। वो कोयला से ट्रेन चलता है? नहीं, वो कोयला से आग जलता है और उससे पानी गर्म होता है, और पानिया जब गर्म होता है तो वाष्प बनता है, और उस वाष्प के प्रेशर से ट्रेन चलता है। ठीक है ना, तो जब उतना बड़ा ट्रेन वाष्प से चल सकता है तो छोटा छोटा मशीन का है नहीं चल सकता है। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में फैक्ट्री की मशीनों को चलाने के लिए पानी की सहायता लिया जाता था। बाद में टॉमस न्यूकॉन नाम के वैज्ञानिक ने वाष्प इंजन को बनाया। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है टॉमस न्यूकॉन। टॉमस न्यूकॉन, याद रखिएगा बाबू। भारतीय भवन की किताब में अगर 1733 दिया है तो गलत दिया है, क्योंकि 1769 में सबसे पहले मशीनें बना, तो 1733 में कहां से बन जाएगा भाई? ठीक है ना, समझिएगा जरा ध्यान से। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉमस न्यूकॉन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, शायद आपको याद करने में भी डिफिकल्ट हो। तो टॉमस न्यूकॉन नामक वैज्ञानिक ने क्या बनाया? वाष्प इंजन बनाया। लेकिन ये वाष्प इंजन बहुत ज्यादा खर्चीला था, जितना के कपड़ा नहीं बनाता था उससे ज्यादा कई कोयला खा जाता था। ठीक है ना, तो ये जो वाष्प इंजन बना ये बहुत ही ज्यादा खर्चीला था, जिसके कारण लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किए, बहुत जल्दी ये बंद हो गया। टॉमस न्यूकॉन के द्वारा बनाया गया जो वाष्प इंजन था वह बहुत ज्यादा खर्चीला था, जिसके वजह से ये गलत साबित हुआ और इसका उपयोग लोगों ने करना बंद कर दिया। तब बाद में जाकर के 1769 में ही, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, तब बाद में जाकर के 1769 में ही एक नया इंजन बना। 1769 में, ध्यान रखिएगा, 1769 में एक नया वाष्प इंजन बना, जिसे कौन बनाया? जेम्स वाट नामक एक वैज्ञानिक ने बनाया। तो भाई मेरे, अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया है, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया है? टॉमस न्यूकॉन मत बताइएगा। अगर परीक्षा में आ जाए कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया तो बताइएगा जेम्स वाट। ठीक है ना, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया है तो बताइएगा जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया है। क्लियर हुआ यहां तक? तो 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने एक नया वाष्प इंजन बनाया जिसका उपयोग सब लोगों ने किया। शुरुआत में जो वाष्प इंजन बना बड़ा महंगा था। ठीक है ना, अब सोचिए, मान लिया जाए कि जिस मशीन से ये बन रहा है, जो कपड़ा होता है वो बन रहा है, अब पता चले कि कपड़ा से ज्यादा महंगा भाई खर्च तो आ रहा है मशीन को चलाने में, तो दिक्कत ना है। तो उस वाष्प इंजन को चलाने में बड़ा महंगा, मतलब बड़ा खर्चा होता था, जिसके कारण उसको लोग छोड़ दिया, और फिर 1769 में एक नया वाष्प इंजन बना, जिसे बनाया किसने? जेम्स वाट ने, और उसका उपयोग सब लोगों ने किया। धीरे धीरे करके प्यारे बच्चों इंग्लैंड में लौह उद्योग का विकास होने लगा। ठीक है ना, लोगों ने इस्पात का उत्पादन करना सीख लिया था, यानी कि लोहा का उत्पादन करना सीख लिया था। अब लोहा का उत्पादन करना बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? देखिए, वाष्प इंजन यही था बाबू, ये जो टैंक देख रहे हैं ना, इसमें वाष्प आकर के जमा होता था, और इसी वाष्प के प्रेशर से ये मशीन चलता था, और इस मशीन से पूरा मशीन चलता था, और तब जाकर के कपड़ा का निर्माण होता था। ठीक है ना, तो शुरुआत में इंग्लैंड के लोग ना मशीन चलाना सीख गए थे। धीरे धीरे करके लोग मशीन चला रहे थे, मशीन चलाना सीख भी गए थे। लोहा उद्योग का विकास बड़ा तेजी से हो रहा था, क्योंकि लोहा उद्योग पर ही पूरा उद्योग आश्रित था। लोहा उद्योग क्या होता है कि भाई कोई भी फैक्ट्री आप लगाइए, किसी चीज का फैक्ट्री लगाइए, मशीन में तो लोहे का न रहेगा। जैसे यही मशीन है तो इसमें सब कुछ तो लोहे का न बना हुआ है, तो इसलिए लोहा का उत्पादन लोगों ने सीखा कि भाई लोहा कैसे उत्पादित किया जाए। लोहा के बारे में लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया। अब बात रहा किसका? तो कोयला का। तो कोयला कहां से निकलता है? खाद्यान्नों से।
धरती के नीचे से निकलता है ना कोयला। कोयला जो निकलता है वो धरती के नीचे से निकलता है, खदान होता है, मतलब धरती में गड्ढा करते हैं, उसमें आदमी लोग जाता है, फिर वहां से कोयला फोड़ता है और फिर वो धीरे 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 कोयला क्या होता है, निकलता है। तो कोयला का उत्पादन बड़ा रिस्की काम है, ठीक है ना। आज भी रिस्की है क्योंकि लोग धरती के अंदर जाते हैं, सुरंग खोदा जाता है, उसमें लोग जाते हैं अंदर, धरती के अंदर ही हथौड़ा चला चला के कोयला को फोड़ते हैं, फिर वहां से फीता के जरिए कोयला को बाहर खींचा जाता है। अंदर काम करने वाले लोग ना एकदम भूत बन जाते हैं, काला हो जाते हैं, एकदम पूरा कोयला शरीर में लग जाता है, इतना काला हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग अंदर लोहा के खदानों में काम करते थे वो रात के समय में क्या करते थे कि बेचारा लालटेन लेकर के जाते थे। उस समय तो बिजली उजली आया नहीं था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे ना, वो रात के समय में ऐसे ललटेन टांग लेते थे और ललटेन टांग करके कोयला के खदान में जाते थे। कभी कभी क्या हुआ कि ठेस लगा और ठेस लगने के बाद अब गिर जाते थे। कोयला का खदान है भाई, नीचे ठेस लगेगा, गिर जाएंगे। जब ठेस लगा गिर गए तो लालटेन में जितना किरोसिन था उस सब पसर गया और फिर आग लग गया और पता चला कि कोयला के फैक्ट्री मतलब खदान में ही आग लग गया, लोग जल करके मर जाते थे, ठीक है ना। तो कोयला के फैक्ट्री में लैंप ले जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। लोग रातों में काम नहीं करना चाहते थे कि ना रे बाप ललटेन लेकर के जाए पड़ेगा, और ललटेन लेके जाएंगे कहीं गलती से कोयला आग पकड़ लिया तो अंदर ही जल करके मर जाएंगे। इसलिए मजदूर लोग काफी डरे हुए रहते थे, ठीक है ना। खदानों में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता था। कोयला के खदानों में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता था। इसलिए लोगों ने 1815 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई कुछ उपाय निकले। इसलिए ध्यान रखिएगा 1815 ईस्वी में, कब की बात है बाबू, 1815, याद रखिएगा 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप बना दिया, जिससे खदान उद्योग बहुत विकास किया। एक लैंप बनाया, लैंप के ऊपर में शीशा लगा दिया। पहले शुरुआत में ना ललटेन के ऊपर में शीशा नहीं लगता था, ऐसे ही जैसे दिया जलता है ना वैसे ही आग जलते रहता था। लेकिन हम्फ्री डेवी ने कहा कि नहीं भाई, एक सेफ्टी लैंप बनाते हैं ताकि अगर गिर भी जाए ना तो आग न पकड़े। तो एक लैंप बनाया, उसमें देख लीजिए शीशा लगा दिया और फिर उस शीशा के ऊपर से भी क्या कर दिया, ये इस तरीके का मेटल का एक जाली लगा दिया ताकि अगर गिर भी जाए तो मेटल के जालू, ये जो मेटल का जाली है ये शीशा को न फूटने दे। और शीशा नहीं फूटेगा तो आग बाहर नहीं आएगा, आग पकड़ेगा ही नहीं। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ कोयला फैक्ट्री में जाने के लिए, कोयला खदान में जाने के लिए। तो ये सेफ्टी लैंप कब बना, 1815 ईस्वी, बहुआ याद रखिएगा 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने क्या बना दिया, सेफ्टी लैंप बना दिया, ठीक है बाबू। 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने क्या बना दिया, सेफ्टी लैंप बना दिया, जिससे खदान उद्योगों को बहुत विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ खदान उद्योग में। क्लियर। तो ये सेफ्टी लैंप का आविष्कार हो गया बाबू। अब क्या हुआ, धीरे 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 जब कपड़ा बनने लगा तो लोगों को अब रंग बिरंगा कपड़ा पसंद आने लगा कि भाई थोड़ा रंग बिरंगा कपड़ा रहे तो ज्यादा बढ़िया है। तो रंग बिरंगा कपड़ा के लिए क्या हुआ कि रासायनिक उद्योग का आविष्कार, मतलब विकास हुआ। रासायनिक उद्योग में कपड़ा धोने वाला, कपड़ा को रंगने वाला, ठीक है ना, अलग अलग तरह का उद्योग हुआ। तो ध्यान रखिएगा, कपड़ों को धोने तथा रंगने के लिए अलग अलग तरह के सोडा रंगों का प्रयोग होने लगा। तो रासायनिक उद्योग का विकास हुआ। भाई अब लोगों को रंग बिरंगा कपड़ा चाहिए तो उसमें तो रंग ये सब मिलाना पड़ेगा ना, तो रासायनिक उद्योग का आविष्कार हुआ। फिर क्या हुआ कि ध्यान रखिएगा, परिवहन उद्योग का विकास हुआ। भाई कपड़ा तो फैक्ट्री में बन करके हो गया तैयार, लेकिन उस कपड़ा को बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन का साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए भाई, सड़क पर चलने के लिए गाड़ी चाहिए ना। और उस समय उतना गाड़ी नहीं था, तो लोगों को लगा कि नहीं अब अधिक मात्रा में गाड़ी भी बनाना पड़ेगा, चूंकि कच्चा माल को हम अपने फैक्ट्री तक ले आवे और फिर पक्के माल को बाजार तक पहुंचा दे बेचने के लिए। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी कहां बनता है, परिवहन उद्योग में। तो भाई परिवहन उद्योग का आविष्कार हुआ। पर अब कुल मिलाकर के बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी से, ध्यान रखिएगा, बहुत ही तेजी से उद्योगों का विकास होने लगा। परिवहन उद्योग का विकास हुआ तो अब लोग अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंचा रहे थे। कच्चे माल को फैक्ट्री से अपने, ये कच्चे माल को खेतों से अपने घर तक ला रहे थे, फैक्ट्री तक ला रहे थे। पक्के माल को फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचा रहे थे। समुद्रों के जरिए एक देश से दूसरे देश भी सामान को पहुंचा रहे थे। तो परिवहन उद्योग का भी विकास बहुत तेजी में होने लग गया, ठीक है ना। परिवहन उद्योग का भी विकास बहुत तेजी में होने लग गया। अब जब इतना सारा विकास हुआ तो यानी कि अब इंग्लैंड में कारखाना ही कारखाना खुलने लग गया। कोई कपड़ा उद्योग खोल लिया, तो कोई परिवहन उद्योग खोल लिया, तो कोई रासायनिक उद्योग खोल लिया, ठीक है ना। कोई कपड़ा को रंगने वाला काम कर रहा है, तो कोई कपड़ा को सूत काटने वाला काम कर रहा है, कोई कपड़ा को सीने वाला काम कर रहा है। बहुत सारा फैक्ट्री लगने शुरू हो गए, बहुत सारा फैक्ट्री लग गया, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के हम ये कहें कि इंग्लैंड में अब कारखानेदारी प्रथा शुरू हो गया था। इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा शुरू हो गया, मतलब पूंजीपति लोगों ने बड़े बड़े मशीन लगा करके बड़ा बड़ा कारखाना खोल लिया।
जो पूंजीपति लोग थे, जिनके पास पैसा बहुत था, ढेर सारा मशीन, जैसे कपड़ा बनाने वाला भी मशीन, सूत काटने वाला भी मशीन, कपड़ा रंगने वाला भी मशीन, सब कुछ अपने एक फैक्ट्री में लगा लिया। तो जब सब कुछ एक जगह पे लगा लिया तो उसको फैक्ट्री नाम दिया गया, कारखाना नाम दिया गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या हुआ कि इंग्लैंड बहुत ही स्पीड में, बहुत तेजी से उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। ठीक है ना बाबू। तो इस तरीके से धीरे 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 मशीनों का आविष्कार होते गया और इंग्लैंड डेवलप करते गया, इंग्लैंड आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बाबू इतना सारा लिस्ट बना है, इसको याद रखिएगा एक बार, एकदम एक फ्रेम में आप लोग पूरा याद रखिएगा। स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया। कब किया? तो 1769 ईस्वी में किया। वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया। कब किया? तो 1769 में ही किया है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया। और कब किया? तो 1770 में किया। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया। कब किया? तो 1773 में किया। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया, 1779 में किया था। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कॉर्टराइट ने किया। कब? 1785 ईस्वी में किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। कब किया? 1815 में किया। लौह भट्टी का आविष्कार तो लौह भट्टी का आविष्कार हेनरी बेसेमर ने किया। कब किया? 1815 में किया। ये लौह भट्टी है जहां पर लोहे को गलाया जाता था, लोहा को गला करके कोई भी चीज बनाया जाता था। ठीक है ना, तो लौह भट्टी का आविष्कार हुआ हेनरी बेसेमर, याद नाम, मतलब नाम याद रखिएगा। हेनरी बेसेमर ने 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। तो इतने सारे आविष्कार के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। परीक्षा में अगर पूछेगा तो इतने ही सारे में से कोई ना कोई पूछेगा, और जरूर पूछेगा। अगर ये हम 8 दे रहे हैं तो 8 में से कम 1 या 2 तो जरूर आएगा, ये गारंटी है ना, ये गारंटी है प्यारे बच्चों। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। 2024 में एक सवाल पूछा था, 2024 के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में एक सवाल पूछा था। 2024 में पूछा है तो उम्मीद है 2026 में भी करेगा। 2024 में पूछा था कि मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया। यानी कि लगातार मशीन का आविष्कार होते गया। हालांकि मशीन का आविष्कार होने में काफी समय लगता था, शुरुआत में मशीन बहुत जल्दी जल्दी नहीं बन रहा था, बहुत समय लगता था, लेकिन फिर भी बैक टू बैक एक के बाद एक मशीन बनते गया, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति का रास्ता एकदम खुलते चला गया। ठीक है ना, तो पूछता है कि भाई मशीनों का आविष्कार की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का रास्ता, मार्ग कैसे प्रशस्त किया, जरा बताइए। तो लिखेंगे निम्नलिखित कारण की वजह से हम कह सकते हैं कि मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो 3 कारण लिख लेते हैं। नए नए मशीनों का आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति लाई जिससे औद्योगिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की एक अलग मशीन बनाई, स्पिनिंग जेनी। 1773 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन बनाया। टॉमस बेल के बेलनाकार छपाई के आविष्कारों ने तो सूती वस्त्र की रंगाई और छपाई में नई क्रांति ला दी। एक और यहां याद रखिएगा, टॉमस बेल ने बेलनाकार छपाई का आविष्कार किया था, जिससे कि कपड़ों के ऊपर किसी प्रकार का डिजाइन बनाया जाता था छपाई करने के लिए। उसके अलावा कोयला और लोहा की प्रचुरता, क्योंकि वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले और लोहा उद्योग पर बहुत अधिक टिका हुआ रहता है। कपड़ा उद्योग तभी विकास करेगा जब लोहा और कोयला मिलेगा। तो ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खान प्रचुर मात्रा में थी। इंग्लैंड में लोहा और कोयला का कमी ही नहीं था। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी बनाई। अभी बताया ना, हेनरी बेसेमर ने लौह भट्टी बनाया जहां पर लोहा को गलाया जाता था और मशीन वगैरह तैयार किया जाता था। और फिर उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्र स्थापित होने लगे। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर तथा मैनचेस्टर सूती वस्तु उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया। न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बन गया। मतलब बहुत सारे जगह कपड़ा उत्पादन होने लगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र इंग्लैंड में कहां बना? लंकाशायर तथा मैनचेस्टर। ये इंग्लैंड का 2 जगह है जहां पर कि सबसे ज्यादा सूती कपड़ा का उत्पादन होने लगा। ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कपड़ा का उत्पादन होने लगा। तो लंकाशायर तथा मैनचेस्टर के जो वैज्ञानिक थे, लंकाशायर और मैनचेस्टर के जो लोग थे उनको रोजगार भी मिलने लगा, क्योंकि मैनचेस्टर धीरे धीरे एक बड़ा शहर में तब्दील हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उद्योग यही 2 जगह पर लगा पूरे इंग्लैंड में, लंकाशायर में और मैनचेस्टर में। सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा वहीं पर लगा। कहां पर? तो लंकाशायर में लगा और दूसरा कहां लगा? मैनचेस्टर में लगा। ठीक है बाबू, समझ में आया यहां तक? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बाबू इंग्लैंड में उद्योग का आविष्कार बढ़ने लगा, किस तरीके से धीरे धीरे उद्योग स्थापित होने लग गए इंग्लैंड में। ठीक है ना, अब क्या है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, यह भी तो पढ़ना होगा ना, क्योंकि उस समय भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, इंग्लैंड वालों का ही गुलाम था। तो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रहा था, इंग्लैंड में जब इतना सारा उद्योग लग रहा था, तो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, यह भी तो जानना पड़ेगा ना,
ये भी तो जानना पड़ेगा। तो बाबू अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में जो फैक्ट्री लग रहा था इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा, तो जरा अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। 18वीं शताब्दी तक क्या था कि भारत का जो उद्योग था वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि भारत के लोग हस्तकला का उपयोग करते थे, मतलब हाथों से बना करके कोई चीज बेचते थे। और जो चीज भारत के लोग हाथ से बनाते थे ना, बड़ा यूनिक होता था। मतलब हाथ से अगर बना दिए तो भाई बड़ा यूनिक होता था, वैसा मशीन नहीं बना सकता है, इतना बढ़िया होता था और लोग उसको बड़ा पसंद करते थे। तो भारत के लोग हाथ से ही बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बना देते थे। जैसे वस्त्र उद्योग, वस्त्र में भी जो कपड़े थे वो भारतीय लोग अपने हाथ से बनाते थे। जूट उद्योग, गुड़ उद्योग, हाथी दांत उद्योग, हाथी दांत का बड़े मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया उपयोग होता था, हाथी दांत का बढ़िया बढ़िया कलाकारी होता था। उसके अलावा क्या, तंबाकू उद्योग, हस्तकला और शिल्पकला उद्योग पूरी दुनिया में विख्यात थे। मतलब भारत के बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो पूरी दुनिया में प्रचलित थे, चाहे हाथी दांत उद्योग हो गया, गुड़ उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, सूती कपड़ा उद्योग हो गया, तंबाकू उद्योग हो गया, चाहे हाथ से बनाने वाला कोई चीज हस्तकला उद्योग हो गया, ये सब ना बहुत ज्यादा फेमस थे पूरी दुनिया में, ठीक है बाबू, क्लियर हुआ, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हो जाने के बाद, यानी कि जब से अंग्रेज लोग भारत को अपना गुलाम बनाए उसके बाद ये जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल बदल गई। जब से अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ भारत पर तो व्यवस्था ही एकदम बदल गया। 1850 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में निर्मित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगा दिया। अंग्रेज लोग क्या सोचा कि भाई भारतीय लोग अपना सामान बेचता है ना तो बड़ा बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है, और हम लोगों का सामान में नहीं बिकता है। तो ऐसा करते हैं कि भारतीय लोगों का जो सामान है उस पर टैक्स लगा देते हैं ताकि बाजार में वो महंगा बिकेगा, और महंगा बिकेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत का जो वस्तु था सब पर टैक्स लगा दिया। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है जो भारत में बनाया गया है, इसका बनाने का कीमत आया 50 रुपया। इंग्लैंड का भी लोग इस वस्तु को बनाया, उसका भी बनाने का कीमत आया 50 रुपया। अब 2-4-5 रुपया फायदा लेकर के भारत वाला भी इसको बेच देता था और इंग्लैंड वाला भी बेच देता था। लेकिन भारत के लोग बनाता था तो थोड़ा देखने में बढ़िया लगता था, तो भारत का सामान ज्यादा बिकता था। अंग्रेज लोगों को लगा कि अरे भारत वाला सामान ज्यादा बिकता है, हम लोगों का सामान बिकता ही नहीं है, अब क्या किया जाए। तो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया जो सामान था उस पर टैक्स लगा दिया। जैसे 50 रुपया अगर बनाने में आ रहा है तो इस पर 20 रुपया का टैक्स लगा दिया, तो 20 रुपया का टैक्स लगा दिया तो ये कितना का हो गया, अब 70 रुपया का। अब इस पर 4-5 रुपया फायदा लेके बेचेगा तो 75-80 रुपए में बिकेगा। तो एक सामान भारत का है जो 75-80 में बिक रहा है, दूसरी तरफ सेम सामान इंग्लैंड का है जो 50 रुपया में 55 रुपया में बिक रहा है, तो लोग किसका सामान खरीदेंगे, इंग्लैंड वालों का सामान खरीदेंगे। यही होने लगा, ठीक है ना, यही होने लगा बाबू, ठीक है ना। जहां भारत की वस्तुओं पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया, ठीक है ना, जिससे क्या हुआ, भारत की जो वस्तुएं थी वो महंगी हो गई। भारतीय वस्तु के निर्यात पर सीमा शुल्क लगा दिया, यहां तक कि भारतीय वस्तु अगर कोई सामान विदेशों में भेजेगा तो उसको सीमा शुल्क लगेगा, बॉर्डर टैक्स लगेगा। बॉर्डर पार करके सामान बेच रहे हैं ना तो बॉर्डर टैक्स लगेगा, और परिवहन टैक्स भी लगेगा, मतलब बहुत सारा टैक्स लगा दिया। अंग्रेज भारत से अधिक मात्रा में कच्चा माल इंग्लैंड मतलब लेकर के जाने लगे। अंग्रेज लोग क्या किए, यहां से लोहा गलाने की मशीन अब्राहम डर्बी ने आविष्कार किया। बिल्कुल बाबू, हम भट्टी का आविष्कार बोल रहे हैं, लोहा गलाने की मशीन मतलब हम मशीन का आविष्कार बोल ही नहीं रहे हैं। आप लोग, आपका कहना बिल्कुल सही है, अब्राहम डर्बी ने लोहा गलाने की मशीन का आविष्कार किया था, लेकिन हम यहाँ पे ना लोहा गलाने की मशीन का आविष्कार नहीं बता रहे हैं। हम यहाँ बता रहे हैं कि भट्टी का आविष्कार, जो लोहा गलाने की जो भट्टी होती है ना, आप लोग देखते हैं लोहार के पास जाते होंगे तो एक भट्टी बना करके रखता है जिसको हाथ से ऐसे ऐसे करके चलाता है खींच करके, और देखते हैं ना खींच करके ऐसे चलाता है तो उससे हवा फेंकता है, और जब हवा फेंकता है तो उसे क्या होता है, लोहा गर्म होता है, लहलहाता है, फिर उसको कोई भी आकार देता है, तो वो भट्टी है। हम यहाँ पे लोहा गलाने की मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, भट्टी का बात कर रहे हैं, भट्टी, समझ में आ रहा है ना। तो उस भट्टी का आविष्कार किया था इसने। क्या बात करते हैं आप, बिल्कुल गलत बोल सकते हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे लोहा गलाने की मशीन नहीं बल्कि भट्टी का आविष्कार बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, समझ में आ गया। चलिए, तो बाबू ध्यान रखिएगा, भारत का वस्तु अब नहीं बिक रहा था क्योंकि भारतीय वस्तु पर अंग्रेजों ने भारी भरकम टैक्स लगा दिया था।
सीमा शुल्क लगा दिया था, परिवहन शुल्क लगा दिया था, बहुत सारे टैक्स लगा दिया था। दूसरी चीज, इंग्लैंड के लोग भारत से कच्चा माल लगातार ढो करके कहां ले जा रहे थे? इंग्लैंड लेकर के जा रहे थे। वहीं की फैक्ट्रियों में निर्मित वस्तुओं को भारत ला करके बेच रहे थे। मतलब भारत से कच्चा माल लेकर के इंग्लैंड जा रहे थे और वहां की फैक्ट्री में वस्तु तैयार करके फिर भारत में ला करके अपना तैयार माल को बेच भी रहे थे। ब्रिटिश वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, मतलब अंग्रेजों की वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इससे ब्रिटिश वस्तुएं भारतीय वस्तुओं से सस्ती होती थी और भारतीय कारीगरों को कच्चा माल भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सारा कच्चा माल तो इंग्लैंड मतलब अंग्रेज लोग इंग्लैंड लेकर के चल जा रहा था। तो भारतीय उद्योगपतियों को कच्चा माल नहीं मिल रहा था, भारतीय सामान महंगा हो गया था। इंग्लैंड वाले मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो अपना सामान सस्ता कर रहे थे, क्योंकि भाई उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, भारतीय वस्तु पर टैक्स लगा दिया था। ठीक है ना? तो धीरे धीरे इस प्रकार से क्या हुआ कि कुटीर उद्योग बंद हो गए। यानी कि भारत में जो घरेलू उद्योग था, जिसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ाए थे, तो वो घरेलू उद्योग धीरे धीरे क्या हो गया? बंद हो गया। और इसमें काम करने वाले जो मजदूर थे, शिल्पकार थे, वो खेती करने के लिए मजदूर हो ये क्या हो गए? मजबूर हो गए। यानी कि जब बेचारा का छोटा मोटा जो फैक्ट्री था, घरेलू उद्योग, वो बंद हो गया, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? लोग जो फैक्ट्री चला रहे थे वो अब खेती करने लग गए। फैक्ट्री तो बंद हो गया ना, अंग्रेजों ने सबका फैक्ट्री बंद करवा दिया, तो अब फैक्ट्री बंद हो गया। जब फैक्ट्री बंद हो गया तो अब क्या हुआ? धीरे धीरे करके लोग जो फैक्ट्री चला रहे थे वो अब खेतों में काम करने लग गए। इस प्रकार भारत में कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया, यानी कि अब ढेर सारे लोग कृषि करने ही आ गए, जिससे भारत में बेरोजगारी और गरीबी में बढ़ोतरी होने लगी। यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ और भारत में बेरोजगारी बढ़ने लगा, गरीबी बढ़ने लगा, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था यहाँ। अंग्रेज लोग चाहते थे कि सब भारत के लोग बेरोजगार होकर के रहे, गरीब होकर के रहे, तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है ना? इस प्रकार स्पष्ट है कि एक तरफ इंग्लैंड में जहां मशीनों के आविष्कार ने उद्योग और उत्पादन में वृद्धि किया, एक तरफ इंग्लैंड में जहां मशीन का आविष्कार हुआ, उद्योग बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, वहीं भारत में पहले से स्थापित जो घरेलू उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था, वो समाप्त हो गया। इसे ही भारत में निरुद्योगीकरण कहा जाता है। यानी कि एक तरफ भारत में एक तरफ इंग्लैंड में इंडस्ट्री लग रहा था, उद्योग लग रहा था, फैक्ट्री लग रहा था, वही भारत में जो घरेलू उद्योग थे, जो छोटे मोटे उद्योग थे, वो बंद हो रहे थे। इसे ही क्या कहा गया? इसे ही निरुद्योगीकरण कहा जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में सवाल आ जाए कि निरुद्योगीकरण या बी औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, 2022 में सवाल पूछा है, निरुद्योगिकीकरण या बी औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, तो बहुआ जवाब दीजिएगा कि भारत पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने यहां पहले से संचालित जो कुटीर उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे, उसको बंद करा दिया। ठीक है ना? भारत पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में पहले से चल रहे छोटे मोटे घरेलू उद्योगों को अंग्रेजों ने क्या किया? बंद करा दिया, लेकिन नए उद्योगों की स्थापना नहीं की। छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए, नया उद्योग बना नहीं, क्योंकि सारा माल तो पक्का माल इंग्लैंड से ही आता था। अंग्रेजों ने भारत में कोई फैक्ट्री नहीं लगाया। इससे क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ गया था। ठीक है ना? इससे भारत में सभी कुटीर उद्योग बंद हो गए और इसे ही क्या कहा जाता है? निरुद्योगिकीकरण या बी औद्योगिकीकरण कहा जाता है। इसे ही निरुद्योगिकीकरण या बी औद्योगिकीकरण कहा जाता है। बताओ बाबू, क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अंग्रेजों ने कितना घटिया काम किया बताइए, कि भारत में जो बेचारा लोग, भारत के गरीब लोग जो छोटे छोटे उद्योग चला रहे थे, उस पर इतना टैक्स लगा दिया कि बेचारे का मजबूरी में उनका छोटा मोटा फैक्ट्री, घरेलू उद्योग बंद हो गया। जो लोग फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, अब किसान बन गए, खेतों में काम करने लग गए, बेरोजगारी बढ़ गया, भुखमरी बढ़ गया। ठीक है ना? ये होने लग गया। समझ में आया बाबू? तो भारत पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, भारत पर इसका बड़ा खतरनाक प्रभाव पड़ा, याद रखिएगा। यहां से और भी कुछ क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन कुछ बता देते हैं। जैसे आएगा, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारण बताइए। ये 2011 में भी और 2023 में भी सवाल आया है कि फैक्ट्री प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो बाबू ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री प्रणाली का विकास के दो कारण है कि पुनर्जागरण के बाद हुए नवीन आविष्कारों के कारण नए नए यंत्रों का निर्माण हुआ। फैक्ट्री प्रणाली का आविष्कार क्यों हुआ? तो फैक्ट्री प्रणाली इसलिए बना। फैक्ट्री क्यों बना? फैक्ट्री इसलिए बना क्योंकि मशीन बना। फैक्ट्री इसलिए बना क्योंकि नया नया मशीन का निर्माण हुआ। अब जब नया नया मशीन बना तो सब मशीन को एक जगह जोड़ करके फैक्ट्री बना दिया गया। ठीक है ना? तो फैक्ट्री का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि मशीन का निर्माण हुआ। ठीक है ना? दूसरा कारण था बाड़ाबंदी प्रथा और कुटीर उद्योगों की समाप्ति के कारण सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता। क्योंकि बाड़ाबंदी आंदोलन हुआ था, खेतों को घेर लिया गया था, तो इसलिए छोटे मोटे जो किसान थे बेचारे मजदूर बन गए थे। बताए थे ना कल बाड़ाबंदी आंदोलन के बारे में, छोटे मोटे किसानों से खेती छीना गया तो मजदूर बन गए। अब वो किसी न किसी फैक्ट्री में ही काम करने लगे सस्ता। उसके बाद कुटीर उद्योग बंद हो गया, तो कुटीर उद्योग बंद हो गया तो वो भी बेरोजगार हो गए, फैक्ट्री में काम करने लग गए। तो इसलिए इतने सारे मजदूर हो गए कि फैक्ट्री आराम से चल रहा था, सस्ता मजदूर, सस्ता श्रमिक उपलब्ध हो जाता था, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। एक तो मशीनों का आविष्कार और दूसरा सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता। ठीक है बाबू, याद रहेगा। अब कह रहा है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। बुर्जुआ वर्ग मतलब होता है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। आप लोगों को मिडिल क्लास के बारे में पढ़ाया है ना,
याद करिएगा, आपको हम पहला चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर एक चीज पढ़ाए थे, सर्वहारा वर्ग। याद है आप लोगों को? सर्वहारा वर्ग, सब जगह से हारा हुआ वर्ग पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है? वही सर्वहारा वर्ग मध्यम वर्ग होता था, और मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। मतलब बुर्जुआ वर्ग ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि बूढ़ा लोगों का वर्ग, बुजुर्गों का वर्ग, नहीं, मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। तो बुर्जुआ वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग, इसकी उत्पत्ति औद्योगिकीकरण के कारण हुई। औद्योगिकीकरण के कारण ही मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप पहले तो समाज दो वर्गों में बंटा। जब फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ तो समाज दो वर्गों में बंट गया। कौन कौन वर्ग? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। जिनके पास ज्यादा पैसा था वो फैक्ट्री के मालिक हो गए, जिनके पास पैसा नहीं था उस फैक्ट्री में मजदूर हो गए। ठीक है ना? तो हमारा समाज दो वर्गों में बंट गया था, मतलब हमारा नहीं, इंग्लैंड का समाज पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग दो वर्गों में बंट गया, और फिर इन दोनों वर्गों के बीच से ही मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते थे वो अच्छे तरीके से इस बात को समझते थे, और उन्हें ही क्या कहा गया? उन्हें ही कहा गया बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग। ठीक है ना बाबू? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? भाई 2023 में पूछा गया ये सवाल है। अभी हम आपको जस्ट ऊपर में बताए हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन सा उद्योग था? वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, गुड़ उद्योग, हाथी दांत उद्योग, तंबाकू उद्योग, हस्तकला, शिल्प उद्योग, ये सब उद्योग भारत में था। तो बस इसी चीज को वहां पे लिख देना है। क्या लिखेंगे? 18वीं शताब्दी में भारत में मुख्य उद्योग थे कौन कौन? सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, गुड़ उद्योग, हाथी दांत उद्योग, तंबाकू उद्योग, हस्तकला, शिल्प उद्योग। तो बाबू ये सब ना भारत के उद्योग थे जो उस समय लग रहे थे या फिर लगे हुए थे। ठीक है? तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए। याद रहेगा? ठीक है बाबू, याद रहेगा? चलिए, तो अब क्या हुआ कि इंग्लैंड एकदम बहुत डेवलप कर गया था। अब धीरे 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 करके दूसरों को गुलाम भी बनाने लगा था। जब उसको लगा कि हमारे पास खूब पैसा आ गया है, जानते हैं ना, जब आदमी के पास पैसा आ जाता है ना तो चाहता है कि हम दूसरे को गुलाम बना लें। व्यक्ति का ये मतलब नेचर होता है। जब पैसा खूब आता है ना तो लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को गुलाम बना करके रखें। वैसे इंग्लैंड वालों के पास पैसा आ गया था ना तो उसको लग रहा था कि हम सब देश को गुलाम बना लेंगे, और धीरे धीरे सब देश पर कब्जा भी किया। उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब किसी भी कमजोर देश के ऊपर जबरदस्ती शासन करना, उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना, क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। और औद्योगिकीकरण के कारण ही उपनिवेशवाद का जन्म हुआ है। औद्योगिकीकरण हुआ, मशीन का आविष्कार हुआ, मशीन का आविष्कार हुआ तो उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए, बाजार चाहिए तो भाई बाजार की खोज में लोग नए नए देश में पहुंचे, नए नए देश को अपने कब्जे में ले लिए। भारत में भी तो अंग्रेज वाला लोग क्यों आए थे? मतलब व्यापार करने ही आए थे ना, अपना सामान बेचने आए थे। फिर उनको लगा करे बढ़िया बाजार है, क्यों ना बाकी सब लोगों को भगा दिया जाए और हम अकेला कब्जा कर लें इस पे। अंग्रेज लोग कब्जा कर लिए। तो यहां से एक सवाल आता है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया? 2011 में और 2016 में सवाल पूछा गया है। उपनिवेशवाद तो आपको पता ही है कि जब किसी शक्तिशाली देश के द्वारा कमजोर देश पर अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित करके उन्हें उपनिवेश बनाने की प्रवृत्ति होती है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी कि कोई अगर शक्तिशाली देश है और अपने से कमजोर देश के ऊपर क्या करे? नियंत्रण कर ले, उस पर अधिकार कर ले, तो उसे ही क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। और औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को निम्नलिखित तरीके से जन्म दिया। कैसे? औद्योगिकीकरण के कारण वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। अभी आपको बताया कि जब औद्योगिकीकरण हुआ, जब फैक्ट्री प्रणाली का आविष्कार हुआ, तो जब फैक्ट्री प्रणाली का आविष्कार हुआ ना तो बाबू क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा, जिन्हें बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी, और इस आवश्यकता ने भौगोलिक खोजों का जन्म दिया, जिससे उपनिवेशवाद की नींव पड़ी। आप लोग 9वां क्लास के पहले चैप्टर में पढ़े हैं, इतिहास के पहले चैप्टर 9th क्लास, भौगोलिक खोज। लोग अपनी सामान को बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए दूसरे देशों की खोज के लिए निकले थे, जिसको भौगोलिक खोज नाम दिया गया। औद्योगिकीकरण के कारण कच्चे माल की मांग में वृद्धि हुई। जब फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ तो कच्चा माल आने का वृद्धि हुआ, कच्चा माल की भाई मतलब मांग ज्यादा हुआ, क्योंकि फैक्ट्री से कोई चीज बन रहा था तो ज्यादा कच्चा माल का जरूरत पड़ा। और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए जो कमजोर देश थे उन पर आर्थिक नियंत्रण जरूरी था, जिससे उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिला। भाई अब अंग्रेजों को लगा, इंग्लैंड वालों को लगा कि कच्चा माल कहां से आएगा, तो कच्चा माल के लिए चाहिए भाई दूसरा देश पर कब्जा करो, वहां से ज्यादा कच्चा माल मंगाओ। इंग्लैंड वाले लोग भारत से बहुत सारा कच्चा माल इंग्लैंड लेकर के जाते थे, पानी वाला जहाज के द्वारा। पूरा एक जहाज भर लेता था, इंग्लैंड पहुंचा दिया, फिर एक जहाज भर लिया, इंग्लैंड पहुंचा दिया। बहुत सारा कच्चा माल भारत से इंग्लैंड ले जाते थे। औद्योगिकीकरण के कारण यूरोप में काफी पूंजी इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि यूरोप जो इंग्लैंड है वो यूरोप महादेश में आता है, वहां पर बहुत सारे पूंजी आ गए थे। इस पूंजी को कमजोर देशों में निवेश करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति ने भी उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। मतलब उन लोगों के पास पैसा था तो उसको लग रहा था कि चलो जो कमजोर देश है ना वहां पर पैसा लगा देते हैं, फिर वहां से ज्यादा फायदा कमाएंगे। इसके कारण भी उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। औद्योगिकीकरण के कारण यातायात और संचार साधनों का विकास हुआ, जिससे विश्व के विभिन्न हिस्सों में पहुंचना आसान हो गया। इससे भी उपनिवेशवाद को बढ़ोतरी मिली। जब इंग्लैंड में परिवहन उद्योग लगा, जहाज जब बन गया तो एक देश से दूसरे देश में जाना बड़ा आसान हो गया।
और इसके कारण लोग दूसरे देश को गुलाम बनाने लगे। मतलब कुल मिलाकर के ये शॉर्टकट में कह लीजिए कि दूसरे देश का शोषण करने के लिए, दूसरे देश से ज्यादा फायदा कमाए। मैनचेस्टर का मतलब क्या है? मैनचेस्टर एक शहर का नाम है, जैसे पटना, दिल्ली ये सब शहर है ना, वैसे ही इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर। इंग्लैंड है, वहां सब नाम अंग्रेजी में होता है, बात को समझिए आप, ठीक है ना? समझ में आया बाबू? हाँ, तो मैनचेस्टर एक शहर का नाम है। तो कुल मिलाकर के जब इंग्लैंड में फैक्ट्री प्रणाली का आविष्कार हुआ तो वो दूसरे देशों को गुलाम बनाने लगा, और इसलिए उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। क्लियर? इसलिए उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, अब क्या था कि इंग्लैंड में तो फैक्ट्री बहुत तेजी में लग गया था, भारत को गुलाम भी बना लिया था। भारत के अलावा और भी कई सारे देशों को इंग्लैंड वालों ने गुलाम बनाया। सबसे पहले तो अमेरिका को गुलाम बनाया था, ठीक है ना? तो धीरे धीरे करके उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, मतलब दूसरे देशों को गुलाम बना करके वहां से बहुत से ज्यादा फायदा कमाने का प्रयास करने लगा। क्लियर हो गया ना यहां तक? चलिए, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर इंग्लैंड में तो इतना सारा फैक्ट्री लग रहा था, तो भारत में कोई फैक्ट्री नहीं लग रहा था। भारत में भी तो फैक्ट्री लगना चाहिए था गुरुजी। भारत में फैक्ट्री लग रहा था कि नहीं लग रहा था, इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? भारत में फैक्ट्री लग रहा था कि नहीं लग रहा था, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में आप लोग तैयार रहिएगा कि भारत में फैक्ट्री लग रहा था कि नहीं लग रहा था, और अगर लग रहा था तो कौन कौन लगाए, कब कब लगाए, ये सब ना हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते हुए जय हिंद।